नमस्कार दोस्तों। यदि आप यूपीएससी या स्टेट की पीसीएस परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो कृपया करके इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि समसामयिक घटनाओं पर आधारित जो भी महत्वपूर्ण विषय या टॉपिक होते हैं उस पर हम छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से विश्लेषण देने का प्रयास करते हैं। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि विद्युत क्षेत्र में सुधार की क्या गुंजाइश है और क्या उसमें चुनौतियाँ हैं। अगर हम आज के वीडियो के सार के रूप में एक प्रश्न बनाने का प्रयास करें तो ये बन सकता है कि भारत में विद्युत क्षेत्र से जुड़ी चुनौतियों के बारे में चर्चा कीजिए। तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो जाहिर सी बात है स्टेट की पीसीएस परीक्षा जो यूपी पीसीएस है उसमें ऐसे प्रश्न छोटे छोटे पूछ लिए जाते हैं जिसका उत्तर हमें 125 शब्दों में देना होता है। स्टेट की परीक्षाओं में जो छोटे आंसर हैं वो 125 शब्दों में और जो बड़े आंसर हैं वो 200 शब्दों में देने होते हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि कोई भी विषय को हम इस तरीके से पढ़ लें कि उसको कम से कम 125 शब्द और अधिकतम 200 शब्द में लिख सकें। तो इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही टॉपिक को देख लेंगे जिससे कि हम 200, 250 या 150 शब्द लिखने के काबिल बन सकें। तो भारत में विद्युत क्षेत्र से जुड़ी चुनौतियाँ क्या हैं इसके बारे में लिखना है। तो सबसे पहले हम परिचय के रूप में थोड़ा सा 1-2 लाइन लिख सकते हैं, मुश्किल से 15-20 शब्द के जो विद्युत क्षेत्र है उसका हम परिचय दे सकते हैं कि उसका क्या महत्व है। इस तरीके से कुछ भी या कोई आंकड़ा हम पेश करके बता सकते हैं कि कितनी विद्युत अवेलेबिलिटी है हमारे देश में। उसके बाद हम डायरेक्ट जो प्रश्न पूछा गया है उसके उत्तर पे आते हैं, कोर पे, कि उसकी चुनौतियाँ क्या हैं। चुनौतियों में पॉइंट टू पॉइंट हम करके बता सकते हैं कि पहली चुनौती ये है कि जो विद्युत वितरण कंपनियां होती हैं जिसको बोलते हैं डिस्कॉम, डिस्कॉम बोलते हैं उसको, इसको हिंदी में बोलें तो विद्युत वितरण कंपनियां, ये जो होती हैं इसमें कुछ दिक्कत फाइनेंसिंग वाली है। फाइनेंसिंग वाली इस प्रकार से है कि वो बहुत घाटे में चल रही हैं। पिछले साल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की थी तो उस समय ये देखा गया कि विद्युत क्षेत्र की जो कंपनियां हैं, डिस्कॉम है, वो भारी घाटे से जूझ रही थी और उसका मेन कारण ये है कि बिजली की चोरी हो जाती है। इसके अलावा जो बुनियादी ढांचे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, ये कमज़ोर है, अपर्याप्त है और बिलों के भुगतान नहीं हो पाती है, उसमें देरी होती है। जैसे बैंकों में एनपीएस बहुत सारे इकट्ठा हो जाते हैं, ऐसे ही समझ लीजिए कि बहुत सारा बिल का भुगतान नहीं हो पाता है। तो जब उनके पास पैसे नहीं रहेंगे तो जाहिर सी बात है वो घाटे में जाएंगी और विद्युत क्षेत्र की ये बहुत बड़ी चुनौती पेश करेगी, क्योंकि जब उनके पास धन नहीं रहेगा तो विद्युत का वितरण वो कहाँ से करेंगे। इसको हम कह सकते हैं सकल तकनीकी और वाणिज्यिक हानियाँ। इसको हम एक शब्द में, जो तकनीकी शब्द है, सकल तकनीकी और वाणिज्यिक हानियाँ, यानी कि एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल जो नुकसान हैं, इसको हम और शॉर्ट में बोलें तो AT&C बोल देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरी चुनौती के रूप में हम ये देख सकते हैं कि बिजली वितरण कंपनियां जितनी अपनी विद्युत उत्पादन के लिए लागत लगाती हैं उससे कम मात्रा में उनको राजस्व की प्राप्ति हो पाती है, जिसके कारण से वो घाटे में जाती हैं। तो सरकार उनको बार बार ऋण देने का प्रयास करती है, उनका सहयोग करती है, अनुदान करती है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि उनके लागत और राजस्व में बहुत ज़्यादा अंतर है। तीसरी ये कि प्रधानमंत्री जी का ये विचार है, ये कह लें कि सपना है, सरकार का सपना है, चाहे राज्य सरकार हो या मुख्य रूप से केंद्र सरकार हो या संघ सरकार हो, कि विद्युतीकरण जो है सभी गांव, सभी शहर, हर जगह पे हो जाना चाहिए, यानी कि सार्वभौमिक विद्युतीकरण। अब इसमें क्या होगा कि तार हैं या जो भी खर्चे हैं, खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, यानी उनके जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जब इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, इधर बिलिंग जो है वो कम हो रही है, बिजली की चोरी हो रही है, तो जाहिर सी बात है इनका इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा करने से इनके लाभ में तो बढ़ोतरी हो नहीं रही है, बल्कि नुकसान ही होता जा रहा है। तो सार्वभौमिक विद्युतीकरण के कारण जो है उनके पास धन की कमी होती जा रही है, वो नुकसान में बहुत ज़्यादा घाटे में हो रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती पेश कर रही है सार्वभौमिक विद्युतीकरण। हालांकि सार्वभौमिक विद्युतीकरण एक अच्छी परिकल्पना है, सभी को बिजली मिले, सभी आराम से चैन से रह सकें, ये अच्छी परिकल्पना है। तभी विकास का पैमाना हम बिजली के कंजम्पशन से भी लगाते हैं कि लोग कितना विद्युत का उपभोग करते हैं, उनके पास विद्युत की उपलब्धता है कि नहीं है।
लेकिन एक नागरिक के तौर पे हमें भी इस बात पर जो है थोड़ी सी अपनी कर्तव्य दिखाना चाहिए कि जब हमें विद्युत की प्राप्ति हो रही है तो हम उसके एवज़ में जो भुगतान करना है उसको टाइम टू टाइम भुगतान करते चले जाएँ। कभी हम सरकार का मुँह ना ताकें कि वो उसको माफ़ कर दे या ये कर दें, क्योंकि अंततः उससे देश की ही हानि होती है। सरकार हमें टाइम से चीज़ें जो हैं कल्याणकारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो मुहैया नहीं करा पाएँगी, तो नुकसान जाकर के अंततः नागरिकों का ही होगा। तो इसलिए हमें बिलिंग ये सब कर देना चाहिए, ताकि सरकार का जो सपना है सार्वभौमिक विद्युतीकरण, वो एक नकारात्मक रूप में पेश ना करके बल्कि सकारात्मक दिशा में बढ़ सके आगे। इसके बाद हम देख सकते हैं कि महामारी पिछले साल से जब से हुई है 2019 से ही, फिर 2020 में इसका प्रभाव ज़्यादा हुआ, 2021 में भी। तो इस बीच में जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं या जो कह लें कि घर की एक्टिविटीज़ हैं, उसमें विद्युत की खपत की मात्रा जो है निरंतर कम होती गई है, जिसके कारण से विद्युत कंपनियाँ जो है विद्युत वितरित नहीं की, जिसके कारण से उनके लाभ में बहुत ज़्यादा कमी आई। लाभ क्या, वैसे ही घाटे में चल रहे हैं, लेकिन जो भी औने-पौने जो भी मिलता था, उनके पास इनकम जो भी होता था, वो और भी ज़्यादा घट गया। तो इससे विद्युत क्षेत्र की चुनौती और ज़्यादा बढ़ गई। इसके अलावा ये आवश्यक है कि इसमें निवेश अच्छी मात्रा में किया जाए, लेकिन चूँकि महामारी है, इन सब कारणों की वजह से और चूँकि लाभ इसमें प्राप्त नहीं हो पाता है, तो निवेश में जो है वो गिरावट होती चली जा रही है। ये एक बहुत बड़ा चुनौती है विद्युत के क्षेत्र में। अगर हम देखें, देश के उत्पादन का 80% हिस्सा जो जीवाश्म ईंधन है उससे प्राप्त किया जाता है, जैसे कि कोयला, प्राकृतिक गैस, डीजल, इन सब से। अब जब चूँकि इन सब क्षेत्र में अगर काम नहीं होगा महामारी के कारण, तो इन सब का उत्पादन नहीं हो पाएगा और बिजली की उत्पादन भी जो है वो घटती चली जाएगी। वैसे भी कोयला, प्राकृतिक गैस, डीजल, इन सब से पर्यावरणीय हानियाँ जो होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। हमें इस ओर प्रयास करना चाहिए कि हम जो है हरित विद्युत की ओर बढ़ें, सोलर पैनल इन सब की ओर बढ़ें। लेकिन हाँ, अभी ये स्थिति नहीं है कि हम डायरेक्ट जो है नवीकरणीय ऊर्जा की ओर हम बढ़ जाएँ। ये धीरे-धीरे ये एक प्रोसेस के रूप में होगा, लेकिन फिर भी ये एक चुनौती पेश करता है प्राकृतिक जो जीवाश्म ईंधन है, इससे जो बिजली का उत्पादन करते हैं। क्योंकि जब उस पे एक रुकावट आती है, ट्रांसपोर्टेशन उसमें कम हो जाता है, तो विद्युत का उत्पादन भी कम हो जाता है। इसके उपाय के रूप में हम क्या कर सकते हैं? पहला ये कि प्रधानमंत्री जी ने सौभाग्य योजना लाया था। कई बार पीसीएस या आईएएस के एग्ज़ाम में भी पूछा है कि सौभाग्य योजना किस चीज़ से संबंधित है? तो सौभाग्य योजना ये सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण से संबंधित है। इसमें प्रधानमंत्री जी ने कोशिश किया कि एलईडी और पंखे ये सब जो है प्रोवाइड किए जाए, सोलर पैनल, सोलर लाइट ये सब चीज़ प्रोवाइड किए जाएँ। राज्यों को अनुदान दिए जाएँ। जो राज्य सक्षम हैं उनको 60% का अनुदान दिया जाए। जो राज्य सक्षम नहीं हैं या जो स्पेशल कैटेगरी वाले स्टेट होते हैं, उनमें जो है रेशियो 85 और 15 का रखा जाए कि संघ सरकार जो है वो 85% जो है अनुदान देगी, 15% वो अपनी तरफ से लगाएँ और 15% में भी कुछ हिस्सा ऐसा, जैसे 5% मान लीजिए कि वो बैंक के माध्यम से उनको ऋण मिल जाएगा, 10% केवल राज्य अपनी तरफ से खर्चा करें। तो इस प्रकार से इन्वेस्टमेंट जो है बिजली के क्षेत्र में बढ़ जाए, तो ऐसा प्रधानमंत्री जी ने प्रयास किया था सौभाग्य योजना को ला करके। इसका उद्देश्य क्या है? सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण, वो चाहे गाँव में हो चाहे शहर में हो, सभी जगह। उपाय के रूप में हम ये कर सकते हैं कि नेट मीटरिंग या स्मार्ट मीटरिंग वाली जो परिकल्पना है, इसका प्रयोग कर सकते हैं कि बिजली की चोरी बिल्कुल भी ना हो और उसका भुगतान समय समय से होता रहे। और फिर कुसुम योजना भी लाई गई थी। कुसुम योजना का मुख्य उद्देश्य ये था कि सोलर पैनल लगाए जाएँ, खेतों में लगाए जाएँ सोलर पैनल को, जिससे वहीं से ही जो प्राकृतिक विद्युत है सोलर लाइट के माध्यम से, वो उसको प्राप्त करके हम बैटरी में जो है उसको एनर्जी को स्टोर कर सकें और फिर उसी से हम अपना खेती वाला जो काम है उसको कर सकें। और जो बची हुई बिजली है उसको, जिसको अधिशेष बिजली बोलते हैं, उसको डिस्कॉम कंपनियां जो हैं उस बिजली को ख़रीद लें, जिससे उनमें जो निर्भरता है जीवाश्म ईंधनों पर वो भी धीरे धीरे कम हो और हम हरित गैस की ओर भी, या कहें हरित जो ऊर्जा है उसकी ओर भी आगे बढ़ें। तो ये बहुत ही अच्छी कह लें योजना है कुसुम योजना। तो कृषि पंप इससे चल जाएँ या सोलर पैनल लग जाएँ, तो ये सब है, जिससे खेती का भी काम हो जाए और बची हुई बिजली जो डिस्कॉम कंपनी खरीद लें। इसके अलावा अगर हम आसपास के देशों में से थोड़ा-सा
आपस में आपसी सहयोग करके सार्क विद्युत ग्रिड, ये जो एक परिकल्पना है, इसकी ओर आगे बढ़ें कि पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार या जो बांग्लादेश है, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स, ये सब मिल करके सोलर पैनल की एक ग्रिड बनाए, सभी के देशों में जो है विद्युत की आपूर्ति हो सके, जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ से बिजली खरीदी जा सके, जहाँ पर कम है वहाँ पे बिजली पहुँचाई जा सके। तो पूरा जो दक्षिणी एशिया है वहाँ पे पावर की सप्लाई चैन एक बनाया जाए, तो सार्क विद्युत ग्रिड पे हम काम कर सकते हैं। तो ये था उपाय के रूप में कुछ बातें। तो मेरे ख्याल से ये जो 10-11 मिनट का डिस्कशन है उसमें हम ये जो प्रश्न है भारत में विद्युत क्षेत्र से जुड़ी चुनौतियों के बारे में चर्चा कीजिए, तो हम इसको बता सकते हैं सिंपल सा 15-20 शब्दों में हम इसका परिचय दे करके। उसके बाद मान लीजिए कि 150 शब्दों में आंसर देना है, तो 150 शब्दों में से अगर हम 20 शब्द इसका छोटा सा परिचय लिख दें और 80 शब्द जो हैं इसका चुनौतियाँ बता दें, 100 हो जाएगा। उसके बाद कह लें 40 शब्दों में हम बता दें कि इसके उपाय क्या हैं। हालांकि उपाय पूछा नहीं, लेकिन फिर भी उपाय बता देने से लगता है कि हाँ एक एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच अपनाया गया है आंसर में। और 10 या 12-15 शब्दों में हम बता सकते हैं कि इसका निष्कर्ष क्या है। तो इस वीडियो का एनालिसिस इस प्रकार से था। आपसे फिर से आग्रह है कि यदि आप यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।